प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं हूं आपका सत्येंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल SCI कृषि संस्थान। हम आज बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर है एक, उसका नाम है सर्वेक्षण। एक बच्चे ने बोला है कि सर हमें थोड़ा सा डाउट है, कुछ मैथमेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं सवाल करने में, इसमें कुछ सवाल भी पूछा था एक्चुअली में। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं सर्वेक्षण की, और ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें MPPAT, CGPAT, BHU या ICR या और भी महत्वपूर्ण एग्जाम, उनमें ये चैप्टर की भूमिका बिल्कुल है, और जिसमें कम से कम एक नंबर से 2 नंबर या एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि बात ऑल इंडिया वाले एग्जाम जो होते हैं, उसमें जो कंटेंट लिखा होता है सिलेबस का, उसमें सर्वेक्षण कई बार लिखा भी होता है। कई बार इसको मान लेते हैं हम अर्थशास्त्र में या कृषि व्यापार में या ग्रामीण वित्त कृषि व्यापार में। कई बार ये चैप्टर के जो प्रश्न है वो उसमें पूछ लिए जाते हैं। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 प्रश्न इससे आना बिल्कुल बनते हैं आपसे। तो चलो हम बात कर रहे हैं सर्वेक्षण की। इस चैप्टर को अंग्रेजी में कहते हैं सर्वेइंग, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है सर्वेक्षण, और हम अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं इसको? सर्वेइंग, सर्वे करना। देखो, अगर आपको इस चैप्टर को केवल अपन चाहे तो इस एक शब्द से ही पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो अगर हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो हम कितना पढ़ने में सवाल बन ही नहीं पाएगा। मैं आपको इस प्रकार पढ़ाना चाहूंगा इस चैप्टर को कि आप जब पढ़ रहे होंगे या आपने एक बार मुझसे समझ लिया है तो आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बाहर नहीं जाएंगे। पूरा यकीन दिलाता हूं आपको। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम के इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन लगाइएगा, ऐसा एक भी नहीं होगा जो क्वेश्चन आपसे ना बने, ठीक है। तो बस कोशिश करेगा जहां मैं कॉन्सेप्ट वाली बात पर रुक जाऊं वो आप सोचना मैं क्यों रुका हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। अब गौर करें, चैप्टर का नाम है सर्वेक्षण, हम इसे बोलते हैं सर्वेइंग। और हम अगर इस चैप्टर को समझना चाहें तो ये वर्ड को समझ लें तो ही हम एक लमसम आइडिया पड़ जाएगा। सर्वे करना, आप सब जान, सर्वे माने जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना। किसी चीज को अपन सर्वे बोलते नहीं, सर्वे करने जा रहे हैं, सर्वे करना, इस चैप्टर में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल ये पढ़ेंगे सर्वे करना। सर्वे माने, अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं, मालूम है मेरे पास कोई 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु ए। इन 2 बिंदु के बीच की दूरी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि 2 बिंदु अगर कोई है। एक बात और है, अगर आपको दूरी मापन करनी है तो एक बिंदु से काम नहीं चलेगा। अब सपोज दैट मैंने दूरी यहां से मापना चाहिए, अब मैं कहां तक मापूंगा? तो मुझे एक बिंदु और चाहिए। इसका मतलब है, ये भी अच्छा प्रश्न है, दूरी मापन के लिए, सर्वेइंग के लिए मिनिमम ज्यादा हो चलेगा, 3 बिंदु हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, पर कम से कम 2 बिंदु होना अति आवश्यक है। इसका मतलब 2 बिंदु के बीच की स्थिति, बीच की दूरी ज्ञात करने के विज्ञान को ही हम सर्वेक्षण कहते हैं। अब ये 2 बिंदु जमीन पे, भूपृष्ठ पे हो सकते थे, भूगर्भ में हो सकते थे। 2 बिंदु हम किसी आकाश में मान सकते हैं, ग्रहों की जानकारी पता कर सकते हैं, ग्रह ये है तो ये ग्रह ये है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है। हालांकि हमको आकाश में स्थित 2 बिंदु की बात यहाँ नहीं करनी है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्वेक्षण, एग्रीकल्चर को लेके, कृषि को जोड़ के लेने वाले हैं। तो कृषि की बात करेंगे जमीन से, क्यों हमारी फसल का करता है जमीन में। हम इस चैप्टर में ये पढ़ना चाहेंगे, हमने जो जमीन में जो फसल की है वो कितनी जगह में की है, उत्पादन कितना हुआ। हम नहीं पढ़ते इतना हेक्टेयर में इतनी बीज दर लेनी चाहिए। तो हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जमीन अगर आप नहीं मेजरमेंट कर पाते, नहीं माप पाते, तो मतलब क्या हुआ? तो ये चैप्टर इतना बेसिक है। हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के पहले जैसे सबसे पहले ये पता करते हैं ना कि कौन सा मौसम चल रहा है, उसके हिसाब से फसल बोते हैं, वैसे ही
हम कृषि में हम जब कृषि स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें सर्वेक्षण की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं मालूम कि ये ज़मीन कितनी है तो बीज दर, पानी देना, सिंचाई करना, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, दवाओं छिड़काव आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका जानकारी होना अति आवश्यक है। तो ये भी एक बेसिक टॉपिक है, ठीक है, फंडामेंटल है, आपको आना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ किन्हीं भी दो बिंदु के बीच की स्थिति, दूरी ज्ञात करने की कला को हम कहते हैं सर्वेक्षण। इसका मतलब हम एक वर्ड बात में भूल गए हैं, सर्वेक्षण एक कला भी है और सर्वेक्षण एक विज्ञान भी है। साइंस तो है ही, हम किसी चीज की स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, एग्जैक्ट स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, सही ज्ञान ज्ञात कर रहे हैं, दिस इज ए साइंस। तो इसका मतलब ये कला भी है और ये विज्ञान भी है। इसका मतलब है हमें या तो ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी दो बिंदु की स्थिति, चाहे भूपृष्ठ पे हो, चाहे भूगर्भ में हो, चाहे वो आकाश में स्थित दो बिंदु ही क्यों ना हो, उनकी बीच की स्थिति, दूरी आदि ज्ञात करने की कला को ही हम सर्वेक्षण कहते हैं। पर या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम जब खेत में जब मेजरमेंट करते हैं, आप अगर आपकी खेत की सही जानकारी लेना चाहिए या आप खेत की सही जानकारी लेने चाह रहे हैं तो आप किसके पास जाते हैं? लेखपाल। लेखपाल बोले तो पटवारी के पास। तो आपको खसरा खतौनी बताएगा। इस खसरा खतौनी में आपका पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा, पूरा मैपिंग होगी कि आपका एरिया कहाँ से कहाँ कितना है, इस खेत के नज़दीक में कौन सा खेत है, आपका पूरब से पश्चिम में कितना है, उत्तर से दक्षिण में कितना है, हर चीज़ का जानकारी उसमें होती है। हर चीज़ की, मेड़ से लेके, सिंचाई के साधन से लेके, फसल का नेचर से लेके, ज़मीन का नेचर से लेके, कौन उसका भूमि स्वामी है, हर चीज़ का जिक्र होता है, जिसे एग्जैक्ट। तो इसका मतलब है अगर सर्वेक्षण को ऐसे नहीं बोल पा रहे आप टिपिकली भाषा में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं किसी भी वस्तु का हूबहू। अब जमीन आप बात करें, जमीन हमारे पास माना कि जमीन है, वो अपन अगर एग्जैक्ट जगह लेना चाहिए तो कहाँ जाता है? पटवारी के पास, बताता ना हूबहू। तो हूबहू मानचित्र, वो क्या है आपके पास? मानचित्र है ना। तो किसी भी वस्तु का हूबहू मानचित्र को ही या हूबहू मानचित्र बनाने को ही सर्वेक्षण कहते हैं। इसका मतलब है हम पूरे चैप्टर में इसी बात का अध्ययन करेंगे कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करें, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। अगर आप विधि मालूम पड़ जाएगी तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी इस विधि से ज्ञात करते हैं तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट, यंत्र यूज किए जाएंगे। और जब यंत्र मालूम पड़ जाएंगे तो यंत्र किससे बने होंगे उनकी बात करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में बात करेंगे जब आप दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे थे तो उस दौरान कोई गलती तो नहीं होती, कोई त्रुटि तो नहीं हो रही आपसे। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो उसके निवारण के तरीके भी पढ़ेंगे। तो पूरे चैप्टर में कुछ बेसिक बात है, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, ज्ञात करने की विधि पढ़ेंगे, विधि के बाद किस विधि में कौन सा यंत्र यूज किया जा रहा है वो यंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद आप दो बिंदु के बीच की जब दूरी ज्ञात कर रहे थे तो इस दौरान अगर कोई त्रुटि हो रही है तो वो कौन सी त्रुटि है और उस त्रुटि को सुधार कैसे किया जाए। सुधार कैसे किया जाए, हम यहाँ थोड़ा फॉर्मूला बेस कुछ हम क्वेश्चंस अभी यहाँ सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो सेक्शन ठीक है, बहुत अच्छा सेक्शन है, आप जुड़े रहिएगा। कितना बड़ा सेक्शन होगा मैं चुटकी में कुछ सेकंड में आपको सॉल्व करने की कला भी सिखाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ बात कर रहे हैं तो सर्वेक्षण क्या होता है, आप बोले दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, इसमें पढ़ेंगे। अब बात ये आ रही है इसके लाभ क्या हैं, इस सर्वेक्षण क्यों पढ़ें भैया, इसके लाभ तो बताइए। तो आपने पहली बात बोल दिया सर, पहला लाभ तो ये बोर्ड पे लिखा है, परिभाषा समझ में आ गया। पहला लाभ हो गया किन्हीं भी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखो मैं पॉसिबल नहीं है मैं पूरी बात यहाँ लिखना चाहूँ कि अगर पूरी बात लिखना स्टार्ट कर दिया तो क्लास बोरियत भी हो जाएगी और फिर सिखाने का मतलब क्या रहा। हर चीज़ मैं नोट डाउन भी करवाता रहूँगा, मैं ही लिखवाऊँगा, मैं ही समझाऊँगा, तो आपका मेहनत क्या रहा, ठीक है। आप सुनते रहिएगा और मैं शॉर्ट में सब चीज़ लिखता रहूँगा। आप जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो एक बार प्लीज़ आप भी पूरी कोशिश करें घर पे लिखने की, मैंने क्या क्या समझाया है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा यहाँ पढ़ाना एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ में पहला हो गया कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो मैंने तो दूरी वाली बात टिक कर दी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया अगर दो बिंदु के बीच की दूरी आपको मालूम पड़ जाए, सोचना माने कि ये बिंदु है हमारे, हमें ऐसे मालूम हो जाए और हमें बिंदु के बारे में ऐसी जानकारी मालूम हो जाए तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये क्या मिल गया, लंबाई इंटू चौड़ाई आपको क्षेत्रफल। इसका मतलब है हम दूरी ही नहीं,
हम इन दो बिंदु के बीच की स्थिति ही नहीं, हम इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि कौन सी है, या खेत का क्षेत्रफल ज्ञात किसमें करते हैं, सर्वेक्षण में। दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात किसमें करते हैं, सर्वेक्षण में। लंबाई चौड़ाई ज्ञात किसमें करते हैं, सर्वेक्षण में। तीसरा पॉइंट अगर बात करें, वैसे तो पॉइंट बहुत हो रहे हैं पर आप मैन बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, अगर आपको किसी वस्तु का, किसी खेत का एग्जैक्ट मैपिंग मालूम है, आपको मानचित्र मालूम है, इसका मतलब एक और आ गया कि भैया हमें खेत का मानचित्र भी इससे ज्ञात हो जाता है। हम इस चैप्टर की मदद से किसी वस्तु का, किसी खेत का मानचित्र आसानी से बना लेते हैं ना। आपको जब मालूम है यहाँ से यहाँ इतनी दूरी है, यहाँ से यहाँ इतनी दूरी है, तो आप ऐसे करते करते एक मेजरमेंट, एक मैपिंग तैयार कर लेंगे। ये भी अच्छा पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट और आ गया। अब मानचित्र के अलावा अगर आपका सही मानचित्र आपको यदि मालूम है, तो आप जमीन संबंधी झगड़े भी आराम से सुलझा सकते हैं। भैया जब आपको लगे ना हमारी जमीन में किसी ने कब्जा कर लिया है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, तो चैप्टर की मदद से यही तो सिखाने वाले हैं कि अगर कोई आपसे बोले ये जमीन आपकी नहीं है, अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई मानचित्र है, मेजरमेंट अगर आपके हक में है, आपके नाम से है, तो डरिएगा नहीं, आपका कानून साथ देगा चैप्टर की मदद से। तो इस चैप्टर से हम जमीन संबंधी बड़े बड़े झगड़े भी आराम से सुलझा लेते हैं। तो जमीन संबंधी झगड़े सुलझाने में कौन चैप्टर काम आ रहा है, सर्वेक्षण, ठीक है। और एक लाभ ये भी हो जाएगा, अगर आपको एग्जैक्ट मैपिंग मालूम है, आपको एग्जैक्ट मानचित्र मालूम है, तो कभी भविष्य में सड़क बननी हो, रोड मार्ग बनने हो, नालियां बननी हो, जल निकास नालियां बननी हो, या कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो मानचित्र की मदद से और ढलान की मदद से, आपको सब मालूम है इतना स्लोप है, तो ढलान की मदद से कहाँ नहरें बनाई जाएं, कहाँ नालियां बनाई जाएं, सब बात का आप यूज कर सकते हैं। तो एक फायदा और हो गया यहाँ पे, आप इस चैप्टर की मदद से नहरें, तालाब, नालियां आदि बना सकते हैं। अब वो बाद में पढ़ेंगे कि ढलान किससे मापा जाता है, वो बात का मतलब है इक्विपमेंट यंत्र में पढ़ेंगे, पर इससे ये तो मालूम पड़ेगा। हाँ, अगर आपको मैपिंग मालूम है, अगर आपको क्षेत्रफल मालूम है, तो यकीन मानना हम इस विथ हेल्प ऑफ दिस चैप्टर वी कैन यूज, हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, झगड़े सुलझाने के अलावा हम नहरें बनाने में काम ला सकते हैं चैप्टर को, ठीक है, या हम तालाब बनाने में काम ला सकते हैं, हम नालियां बना सकते हैं, हम रोड मार्ग बना सकते हैं। इस चैप्टर से नहीं बना सकते, इस चैप्टर बनाने में मदद करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। रोड मार्ग बनाने आदि में किसकी बहुत बड़ी भूमिका है, सर्वेक्षण की, ठीक है। तो सर्वेक्षण क्या होता है, सर्वेक्षण में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्वेक्षण का लाभ क्या है, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं लाभ के बाद, कि आखिरकार जो मेन चैप्टर जिस वजह से बना है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम चैप्टर ले रहे हैं कि सर्वेक्षण में दूरी मापने की विधि, या दूरी मापने के तरीके, या दूरी मापने का साधन, एक ही बात है, ठीक है, तरीके। अभी बता हम कौन सी दूरी की बात कर रहे हैं, आप बताना। हॉरिजॉन्टल एक होता है, एक तो वर्टिकल। माने आप बता जमीन में जब दूरी मापेंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 हेक्टेयर, एकड़, कुछ भी, तो कौन सी दूरी होती है वो, बिल्कुल करेक्ट, वह है क्षैतिज दूरी। अच्छा, अगर हम आकाश में स्थित दो बिंदु होते हैं, या फिर एक बिंदु मेरा यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो ये कौन दूरी है, ये है ऊर्ध्वाधर दूरी। तो बताइए हमें अभी क्या पढ़ना है, हमें ऊर्ध्वाधर दूरी मतलब है क्या, नहीं ना। तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं, दूरी मापने के तरीके, वो भी कौन सी दूरी, क्षैतिज दूरी, माने हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल दूरी मापने के तरीके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ तरीके यहां लिख देता हूं। पहला तरीका है पद द्वारा। हम पद को बोल सकते हैं कदम भैया, और कदम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेस, तो हम इसको बोल सकते हैं बाई पेसिंग, ठीक है। तो पहला विधि हम देखा है पद द्वारा या कदम द्वारा। पहले मैं एक काम को नाम लिख दूं पहले आपके लिए सभी, ठीक है। एक तरीका चलो कदम द्वारा, एक तरीका पैसोमीटर द्वारा, इसे हम बोलते हैं पद। पैसो मानो होता पैर, कदम या पद मापी, मीटर माने मापी, पढ़ा चुके हैं पहली क्लास में, ठीक है, पद मापी।
तीसरा पॉइंट है स्पीडोमीटर। अच्छा, स्पीड माने क्या होता है ये बताओ? स्पीड में चाल होता है और मीटर माने मापी, तो क्या हो गया? चालो मापी। जहां दिक्कत है वहां टोक देना। खैर ऑनलाइन क्लास में टोक तो नहीं सकते आप, लेकिन कमेंट में आप बता देना, ठीक है? आप कहां से टोकेंगे बेचारे। नंबर 4 उसके बाद है पहिया मापी, ठीक है? और नंबर 5 है फीता या टेप द्वारा। तो हमारे पास इस प्रकार कुछ विधियां हैं जिससे हम दो बिंदु के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली हम विधि की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहली विधियां लिखी हुई है किस द्वारा भैया? पद द्वारा, कदमों द्वारा। आप समझते हैं जब प्राचीन काल की बात करें तो पहले दूरी मापने कोई साधन जब नहीं हुआ करता था तो हम पैरों से, कदमों से दूरी मापते थे। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। वामन अवतार आपने सुना होगा, विष्णु भगवान का अवतार है ये। तो वामन जी ने जब जमीन मांगी थी राजा बाली से, तो कैसे मांगी थी? 3 पैर जमीन मांगी थी तब। और जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था उसमें दूरी कैसे मेजरमेंट किया था? जहां तक ये घोड़ा हमारा जाए वहां तक की दूरी हमारी होगी, या वहां तक का राज्य हमारा होगा। तो पहले जब इंची टेप नहीं थे, फीता मापी विधि नहीं थी, चैन नहीं था, सर्विंग नहीं था, तो पहले हम कदमों द्वारा ही दूरी मापा करते थे। लेकिन अगर ये बोला जाए सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है दूरी मापने की, तो एक बार हम यूज कर सकते हैं कदमों द्वारा, प्राचीनतम। लेकिन सबसे अशुद्ध विधि भी कौन सी है, सबसे खराब विधि भी कौन सी है, तो वो भी कौन सी है? कदमों द्वारा। अरे भाई दूरी कैसे मापेंगे? तो आप समझ ही सकते हैं भैया। माना कि एक कोना मेरा ये है, माना कि एक कोना वो है, हम इसको बिंदु मान लेते, एक बिंदु ये है, एक बिंदु वो है। अगर मैं यहाँ से वहां चलूंगा तो हो सकता है, मतलब मैं जब चलूंगा तो हो सकता है मेरे पैरों के बीच में डिफरेंस माना कि 25 सेंटीमीटर है, किसी की डिफरेंस 20 सेंटीमीटर चलता हो सकता है कोई 30 सेंटीमीटर गैप लेके चलता हो। एक औसतन व्यक्ति 25-30 सेंटीमीटर के बीच में पैर का बीच में गैप होता है उसके, ठीक है? अब वो चल रहा है, हो सकता है एक की गिनती चालू की उसने बोला हमारे 20 कदम है, एक ने बोला हमारे 25 ही कदम है, एक ने बोला हमारे 15 ही कदम है। इसका मतलब है ये अगर इस विधि से दूरी मापी जाए, अगर आप 10 व्यक्ति हैं तो यकीन मानना 10 के द्वारा दूरी मापन में अलग अलग पैरों की संख्या प्राप्त होगी, गारंटी है। तो जितनी बार आप दूरी मेजरमेंट करवाएंगे उतनी बार ही भिन्न भिन्न आंकड़ा आएगा। इसका मतलब है दूरी मापने का सबसे अशुद्ध खराब तरीका यही है। पर तरीका था, वर्तमान इस विधि यूज कोई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करते। और दूरी कैसे मापी जाएगी? दूरी आप समझते ही हैं, हम पूरी दूरी वाली हम पूरा इसमें काम करेंगे दूरी। तो जब दूरी मापेंगे या वास्तविक दूरी मापेंगे या दूरी मापेंगे तो बताओ फॉर्मूला भी बन सकता है ना छोटा सा। बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा? कदमों की संख्या। ऐसे माने कि यहां से वहां तक 20 कदम चला और कदमों के बीच की औसत लंबाई, बार बार तो हम सही एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो हम एक मेजरमेंट कर लेंगे, माना कि 25 सेंटीमीटर है, ठीक है? एक मान लें कोई भी। तो अगर आपको संख्या मालूम पड़ जाए तो एक आपको गैप मालूम पड़ जाए, 20 कदम चला, एक बार में दूरी माना कि 20 सेंटीमीटर, तो 20 × 20 तो दूरी हुई कुल कितनी? 400 सेंटीमीटर, ठीक है? तो दूरी कैसे निकली अपने इसमें? कदमों की संख्या इंटू कदमों के बीच की कैसी दूरी? औसत लंबाई कह लो या औसत दूरी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है? पैसोमीटर, देखो अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं मेरा, अगर आपने मेरी पुरानी क्लास ली है, अगर आपने क्लास ली है इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ऐसे यंत्र जिनका यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, कृषि में, तो वहां मैंने बताया था जहां भी वर्ड मापी आ जाए, मापी आते ही, या जहां वर्ड इंग्लिश में अगर मीटर आ जाए, मीटर या मापी आते ही समझ लो ये एक यंत्र की बात हो रही है। तो जैसे ही मुझे ये दिखा तो यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा यह एक यंत्र है, ये तो सबसे पहले बोलना पड़ेगा, यह एक क्या है? इक्विपमेंट है। मीटर लग गया ना, पर पैसों मान लो पैर ही होता है, बस सिंपल सी बात है। बस अंतर क्या है दोनों में? इसमें गलती हो सकती है, शुद्ध तरीका है, लेकिन ये व्यक्ति नहीं मेजरमेंट कर रहा, ये पैरों के द्वारा ही होगा, मतलब विधि ऐसी होगी, पर इसे कर कौन रहा होगा मेजरमेंट? बाई मशीन, बाई इक्विपमेंट। मीटर लग गया ना, इसलिए
ये विधि ठीक है, पर इस विधि से भी हम खेतों में दूरी मापन नहीं करते। जो बड़ी बड़ी आजकल की भर्ती होती हैं पुलिस की या फिर आर्मी की, उसमें कई जगह पैसोमीटर का यूज़ कर लेते हैं दूरी मापन के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये यंत्र है, इसके द्वारा हम दूरी सीधे माप लेते हैं। एक और होता है पेडोमीटर, उसमें क्या होता है, पैसोमीटर पेडोमीटर में अंतर क्या है, दोनों ही यंत्र हैं, दोनों से ही दूरी मापन होती है, दोनों ही यंत्र हैं, बस पेडोमीटर से दूरी सीधे ज्ञात कर ली जाती है। स्पीडोमीटर देखो, अगर आप गौर करें, चाल मापी, आप जब छोटे थे आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में या 7th में, चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ा होगा आपने सबने। अच्छा, हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी, हमें चाल से क्या मतलब है, तो यहाँ से दूरी बराबर क्या निकला बताओ, तो यहाँ दूरी बराबर निकला चाल इंटू समय। देखो क्या जुड़ा हो गया ना, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, चाल इंटू समय, तो हमें क्या मिल गया, दूरी। इसका मतलब है अगर आपको चाल दे रखी हो, आपको समय मालूम हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या मेजरमेंट क्या ज्ञात कर लेंगे आप लोग, दूरी, डिस्टेंस मालूम आपको हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे मैंने एग्जांपल दूं, इससे आधारित क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, पर अपने पेपर में कभी नहीं आए हुए हैं। छोटे एग्जाम होते हैं 7-8 में, के छोटे में आप थे तब एक क्वेश्चन पूछते होंगे कि हमारी ट्रेन है, ट्रेन की रफ्तार मानिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन चलिए वो 4 घंटे चल रही, तो भैया वो खुद ही बोल रहा ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको चाल मालूम पड़ गई किलोमीटर प्रति घंटा का, ये चाल की और स्पीड है 30, उसके बाद वो चल रही 4 घंटे, तो 30 × 4 बराबर कितना हो गया, 30 × 4 = 120, तो दूरी कितनी हो गई, 120 किलोमीटर। तो भैया कुछ नहीं करते, आपकी जो कार होती है, आपकी जो बाइक होती है, इसमें जो रीडिंग जो आती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग आती है, चाल के हिसाब से। जितना अपन स्पीड करेंगे और जितना देर गाड़ी चलाएंगे तो रीडिंग हो जाती ज़्यादा, और जितना स्पीड कम कर देंगे और कम चलाएंगे तो स्पीड होती कम। तो जितनी भी हमारे कार होती हैं, बाइक होती है, उसमें क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर, जिससे हम ये पता कर लेते हैं इतनी स्पीड से चल रही है कोई चीज़, वो इतने समय चली तो कुल दूरी कितनी होगी। पर ये दूरी ज्ञात करने की विधि तो है, पर ध्यान रखो इस विधि का यूज भी हम इसमें कृषि में नहीं करते, ध्यान रखें। पहिया मापी, पहिया सर्कल हुआना, एक आप गौर से देखो, पहिया माने सर्कल हुआना। अगर मैं यहाँ बता दूं तो जगह मेरे पास, यानी मैं यहाँ बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, माना कि पहिया मान लेते हैं, ठीक है, बीच सर्कल है माना कि। अच्छा, बीच में क्या होता है भैया, केंद्र, और केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी क्या होती है, आर माने त्रिज्या। अब ये बताइए, केंद्र बीचों बीच होगा ना, तब जब यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, आर है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या आर ही तो होगी, ऐसा तो नहीं यहाँ आर यहाँ 2r, ऐसा तो नहीं होगा, बराबर पहिया है ना, ऐसा तो नहीं है, गोले पहिया है ना, तो यहाँ से यहाँ आर, तो यहाँ से यहाँ भी आर, तो आर और आर माने ये कितना होगा, 2r। तो भैया अगर आधा है तो त्रिज्या, और अगर त्रिज्या का दुगना है माने 2r, जो क्या होगा, त्रिज्या का दुगना को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। उल्टा कर दो तो त्रिज्या क्या होती है, अगर r निकालना हो तो 2 इसके नीचे जाएगा, व्यास के आधे को त्रिज्या बोलते हैं। अरे कोई भी समय नहीं होती, बड़ा आसान है, देखो आधा है तो त्रिज्या है और दुगना है तो व्यास है, और अगर व्यास का आधा है तो त्रिज्या है। अगर आपको ये मालूम पड़ गया, सोचना पूरी बात, समझना पूरी बात, अगर आपको त्रिज्या मालूम हो या उसका व्यास मालूम हो, आपको व्यास है तो जो कोई भी एक चीज मालूम है तो आप व्यास निकाल सकते हैं, व्यास मालूम है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब आपको त्रिज्या दी गई है, आपको बोला गया है कि पहिया इतने बार घुमा हुआ है, तो भैया आपको राउंड मालूम है कि पहिया द्वारा चले गए चक्कर की संख्या इनटू उसकी त्रिज्या या इनटू उसका व्यास, तो क्या है, कुछ नहीं है, केवल गुणा ही तो करना भैया। तो इसमें दूरी कैसे निकली आपकी, दूरी बराबर पहिए द्वारा चले गए चक्रों की संख्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, संख्या, और इनटू पहिए की परिधि या पहिए का व्यास या पहिए की त्रिज्या, तो क्या निकल आएगा आपका, दूरी निकल आएगा। ये भी तो यूज करते हैं, आपने गौर किया होगा, जब रोड कोई बन रही होती है, जब समतल जमीन हो तो वहां हम पहिया मापी यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम खेत में पहिया मापी विधि यूज नहीं करते। और दूसरी बात, जहां जमीन ऊबड़ खाबड़ हो वहां भी पहिया विधि का यूज नहीं करते। अगर पहिया विधि यूज करनी पड़ जाए तो कहाँ करेंगे बताएं, समतल जगह पर, ध्यान रखना, समतल जगह पर पहिया मापी विधि यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। परंतु ऊबड़ खाबड़ जमीन में, जहां जमीन की ढलान ऊपर नीचे हो या स्लोप ज़्यादा हो या स्लोप कम हो या कृषि योग्य भूमि में, हम पहिया द्वारा विधि से कभी दूरी ज्ञात नहीं कर सकते। पर दूरी ज्ञात करने का तरीका तो एक है,
और कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आपको मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। और लास्ट है फीता और टैप द्वारा, ये तो सर्वोत्तम विधि। देखो जितनी विधि है सबसे खराब विधि ये, तो सबसे जब खराब विधि ये है, मैं लिख दूं खराब, जब सबसे खराब विधि, बुरी विधि ये है, अशुद्ध विधि, तो सबसे उत्तम विधि कौन सी है, ये। तो सबसे उत्तम विधि है फीता या टैप द्वारा। देखो एग्रीकल्चर की बात हम इसके बाद स्टेप लेंगे, तो एग्रीकल्चर में वैसे बात करें दूरी मापने का तरीका ये अच्छा, पर एग्रीकल्चर में दूरी मापने का तरीका है चैन द्वारा, ऐसे बोलते हैं जरीब द्वारा। या नहीं, वो सर्वेक्षण की विधियों में काम आएंगे, इसके उपयोग में काम आएंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी ये दिख रहे हैं कि फीता द्वारा, टैप द्वारा दूरी ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है, सर्वोत्तम तरीका है। अब फीता कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा, हम टेलर के पास जाते हैं तो वहां फीता अलग होता है, कपड़े का बना। जो घर बनाते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनके पास फीता अलग होता है। एक फीता ऐसा भी होता है, हम उसको घर ही कर सकते हैं, देखा हुआ। एक फीता ऐसा भी होता है, हम उसको निकाल लेते हैं और छोड़ते हैं वापस। तो भैया फीते कई प्रकार के होते हैं। फीता कपड़े का बना होता है, सूती कपड़े का बना हो सकता है, इस्पात का बना हो सकता है, फीता तार लगा हो सकता है, और सबसे एक फीता और है इनवार फीता। तो देखो सूती कपड़ा वाला फीता या तार लगा फीता, ये इस्पात फीता, लेकिन सभी फीतों में सबसे उत्तम है इनवार फीता। मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ, कौन सा फीता भैया, इनवार फीता। फीता में भी कौन सा फीता, इनवार टैप। अब इनवार फीता क्या होता है, इनवार फीता दो मिश्र धातु से बना होता है, ये दो धातु के मिश्रण से बना होता है, और वो धातु है निकिल और इस्पात। ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना, जहां आपको लगे टिपिकल वर्ड आ गया, हमें एक बार से नहीं आएगा, उन सबको प्लीज राइट डाउन तत्काल किया करो, या पॉज वीडियो करके आप आराम लिख सकते हैं। तो फिर से सुने, इनवार फीता सबसे उत्तम है। तो इनवार फीता बना होता है निकिल और इस्पात की मिश्र धातु से। और इनवार फीता ये क्या होता है, इसकी चौड़ाई होगी आधा सेंटीमीटर और इसकी लंबाई भिन्न भिन्न होती है। बाजार में आपको 30 मीटर का या 50 मीटर का या 100 मीटर की लंबाई में भी मिल सकता है, पर फिक्स की चौड़ाई कितनी फिक्स की, आधा सेंटीमीटर। और किससे बना प्यारे बच्चों, निकिल और इस्पात की मिश्र धातु से बना होता है। तो यहाँ आप देखें, अभी हमने केवल क्या पढ़ा है, सर्वेक्षण क्या होता है, सर्वेक्षण कला विज्ञान दोनों है, सर्वेक्षण में क्या ज्ञात करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा 2-3 प्रकार से देखी, और इसके लाभ क्या हैं, हमने लाभ देखे कई प्रकार से। उसके बाद मेन मोटो पे बात की, दूरी मापने के तरीके पढ़ेंगे इसमें। तो दूरी मापने के तरीके कितने हो सकते हैं, उन पर 2-2 मिनट बात की, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, जितना हुआ है आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों अभी आपने देखा था कि सर्वेक्षण में दूरी मापने के तरीके क्या क्या है और सबसे उत्तम तरीका क्या है, ठीक है। इसी पैटर्न में हम थोड़ा आगे से बढ़ रहे हैं कि सर्वेक्षण के विभाग क्या है। हम कोशिश करेंगे, लेवल फर्स्ट चल रहा है, इस लेवल में ज्यादातर हम बात करेंगे जो आपको लोअर लेवल टू हाई लेवल तक टच करेंगे, लेकिन इनके बाद हम उन सेक्शन की बात करेंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि हमारा पहला प्रयास होगा आपको 100% तो नहीं, आपका 60-70% वो कवर करवाया जाए। तो बेसिक है जो आपको आना ही चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो उसके अपवा लेवल आप समझ भी नहीं पाएंगे, कि वहाँ अपन सीधे बेसिक की बात ना करके अप लेवल की बात करेंगे। अब जो कोई छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, कोई एक चैप्टर तो ऐसा है नहीं कि हमने 2 घंटे समझ लिए तो आ गया, नहीं है। एग्रीकल्चर इतना ह्यूज सब्जेक्ट है, अगर आप कमांड चाहिए तो आपको कुछ दिन तक तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको कम से कम 100 लेक्चर मेरे लेने पड़ेंगे। उसके बाद यकीन मानना आपको इतना रेडी हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर में कि आप इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम देंगे आपको पूरा एग्ज़ाम बनेगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सर्वेक्षण के विभाग, ठीक है। विभाग माने डिवीजन, डिवीजन कितने होते हैं सर्वेक्षण के, डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, इसके डिवीजन होते हैं 2, और वो होते हैं कौन कौन से नंबर देख लीजिएगा। नंबर 1 भूपृष्ठ सर्वेक्षण, और दूसरा भैया अपना है समतल सर्वेक्षण। आप सुन लीजिएगा, 2 प्रकार के डिवीजन है, एक है समतल सर्वेक्षण, एक है भूपृष्ठ सर्वेक्षण। अच्छा में अंतर क्या है, अंतर देखें तब आप समझ पाएंगे मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं। भैया भूपृष्ठ सर्वेक्षण माने हम ये जब करते हैं जब क्षेत्रफल अधिक हो, छोटा अंतर, जब क्षेत्रफल अधिक हो
तो कौन सा सर्वेक्षण करेंगे? भूपृष्ठ। और जब क्षेत्रफल कम हो तो कौन सा करेंगे? समतल सर्वेक्षण। इसका मतलब फिर भी आपको कई लोग समझ में नहीं आया होता क्या है, तब तो बात करें। देखिए, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, भैया पृथ्वी गोल जब मानेंगे जब आपको बहुत बड़ी दूरी तय करनी हो। अगर मुझे इस यहाँ से लेके इस बिंदु तक की दूरी मापनी है तो मैं क्यों गोल मानूंगा? सीधे मापूंगा ना। लेकिन मुझे यहाँ से अमेरिका तक की दूरी ज्ञात करनी है, मुझे यहाँ से मुंबई तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो मुझे ये मानना पड़ेगा, माना कि पृथ्वी गोल है। इसका मतलब जब क्षेत्रफल अधिक जब यूज करेंगे, जब पृथ्वी को कैसा मानेंगे? इसमें पृथ्वी की आकृति को कैसा मानेंगे भैया? ज्यादा क्षेत्रफल भूपृष्ठ में, भूमाने में वैसे भी गोल होता, ध्यान रखना, यहां से ध्यान रखना, भूमाने गोल, ठीक है। जब पृथ्वी की आकृति कैसी मानेंगे? गोल। तो इसमें कौन सा करेंगे? भूपृष्ठ सर्वेक्षण। और जब पृथ्वी की आकृति कैसी माने? और जब पृथ्वी की आकृति माने कैसी? समतल। तो दिस इज ए समतल सर्वेक्षण। देखो नाम से ही स्पष्ट है। कितना कम हो? लगभग 100 वर्ग मील तक। कोई बताएगा 1 मील बराबर कितने होते हैं? भैया 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। अगर आपका क्षेत्रफल 100 वर्ग मील तक है तो समतल 100 वर्ग मील से ज्यादा है, क्षेत्रफल और ज्यादा है तो दिस इज ए भूपृष्ठ। भूपृष्ठ है तो पृथ्वी की आकृति गोल, और अगर समतल है तो इसमें पृथ्वी आकृति गोल नहीं मानते, यूं कहें पृथ्वी की गोलीय आकृति को भुला देते हैं। जब भुला देते तो क्या मानेंगे? मानेगी समतल। इसका मतलब है इस सर्वेक्षण में आने वाली रेखाओं को, तीसरा पॉइंट लिख नहीं पा रहा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप समझ लें। इस सर्वेक्षण में आने वाली रेखाओं को, आने वाले त्रिभुजों को, आने वाले वक्रों को, जितने एंगल मिलेंगे, जितने त्रिभुज मान के चलेंगे, जितने रेखाएं मान के चलेंगे, सबको गोल माना जाएगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आने वाली रेखाओं को दूरी मापने के दौरान हम मानते हैं समानांतर, और आने वाले त्रिभुज को हम मानते हैं समकोण। इसमें चेंज है। इसमें त्रिभुज रेखाएं सभी गोल मानते हैं, इसमें रेखाओं को समानांतर और त्रिभुज को समकोण माना जाता है। ठीक है, तो ये थे अंतर दोनों के बीच, तो ये थे 2 प्रकार के विभाग। अब हम बात कर रहे हैं सर्वेक्षण के प्रकार। और हम एग्रीकल्चर में कौन सा, अब मैंने भी क्या बोला था, सर्वेक्षण माने 2 बिंदु के बीच की स्थिति। अब ये 2 बिंदु कहीं भी हो सकते थे। अब हम ये बात कर रहे हैं हम कौन सा सर्वेक्षण करने जा रहे हैं खेत में। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सर्वेक्षण के प्रकार। अब अगला हेडिंग चल रहा है सर्वेक्षण के प्रकार। भैया प्रकार का मतलब 2 प्रकार से बोला जाता है। एक बोलते हैं उपयोगिता के आधार पे। किसके आधार पे भाइयों? उपयोगिता के आधार पे। और एक मैं बात कर रहा हूं उद्देश्य के आधार पे। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और बोल देंगे बताओ इनमें से कौन सा प्रकार उपयोगिता के आधार पे है, या इनमें से कौन सा प्रकार उद्देश्य के आधार पे है। तो ये लाइन आपको एकदम एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी आपका धूल में लट्ठे कहते हैं, आपको कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, आपको याद होना ही चाहिए। तो उपयोगिता के आधार पे जो है आप देख लें, सुन लें आप एक बार। इसके आधार पे, उपयोगिता के आधार पे जो सर्वेक्षण होते हैं उसमें एक है जरीब सर्वेक्षण। आप ध्यान से सुनते रहें, ठीक है। जरीब सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण, मैं अब हटा सर्वेक्षण रिपीट बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है ना। पटल सर्वेक्षण, दिक्सूचक सर्वेक्षण, फोटो सर्वेक्षण, थियोडोलाइट सर्वेक्षण, थियोडोलाइट सर्वेक्षण, फोटो सर्वेक्षण, प्रिज्मेटिक सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग, इसमें आएंगे इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, खनिज सर्वेक्षण, भूगर्भ सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मिलिट्री सर्वेक्षण,
आदि। ठीक है, अब आपसे मैं बोलूं ये दोनों प्रकार हैं, आप याद करें 2 मिनट में, तो हो सकता है कुछ बच्चे याद भी कर लेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि 2 मिनट में याद, जिन्होंने कल माना कि 100 बच्चों में से 50 ने याद 2 मिनट में कर लिया, ठीक है। अगर मैं यही बोलूं कि उन 50 बच्चों से ये 2 महीने बाद में पूछूंगा, तो शायद अब दिक्कत होगी। जो रिवाइज कर रहे हैं बीच बीच में तो आप याद बता सकते हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर याद नहीं कर रहे हैं, रिवाइज नहीं कर पाए, आपने लेक्चर सुना, मन से सुना, आपने पूरा मेरा फॉलो किया, बाय द वे आप नहीं पढ़ पाए, अब 2 महीने बाद पेपर है, 3 महीने बाद पेपर है, 4 महीने बाद पेपर है, फिर अब याद कैसे रखें, इसको भूल जाएंगे ना। देखो जहाँ ऐसा होता है हमें वहाँ लिंक बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता जहाँ हमें लगता है, जहाँ डाटा है, जहाँ सन है, जहाँ कोई लिंक आ रही है, जहाँ सिस्टम है, जहाँ अरेंजमेंट है, जहाँ 4 चीज़ें हैं, 4 का एग्जाम्पल याद करने में हम लिंक बनानी ही पड़ती है। बिना लिंक के याद करेंगे, लेकिन माना आपको उस समय तो याद हो जाएगा जब आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो 6 महीने बाद उसे याद करेंगे तो याद नहीं रहेगा। ये पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। कहानी की तरह जो चीज़ है, मतलब कोई थ्योरी है आप याद कर लेंगे, लेकिन थ्योरी में डाटा आ जाता है, सन आ जाती है, अरेंजमेंट आ जाता है, सिस्टम है वहाँ पे कि इसके बाद ये क्रम से याद करना है, तो वहाँ आपको लिंक बनानी ही पड़ेगी, और लिंक नहीं बनाएंगे तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। अब देखना कई बच्चों ने 2 मिनट में याद कर लिया होगा, लेकिन अगर मेरी बात सुन लेंगे तो आप 2 मिनट में याद कर ही लेंगे, लेकिन लाइफ टाइम आप याद रख पाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है। जैसे कोशिश करते हैं। अब पहले ये बताओ, अगर मुझे एक चीज याद है कोई भी, ऐसे मानेंगे मुझे इसके एग्जाम्पल याद हैं, इसके मैंने याद नहीं कर पाए, और 4 ऑप्शन मुझे दिए गए हैं, मैंने 3 पहचान लिए, एक में नहीं पहचान पा रहा, तो क्या समझेंगे इसका है? हमें जब ये मालूम है, हमें ये मालूम अभी रात है, तो क्या नहीं है? दिन नहीं है। और दिन है तो क्या नहीं है? मैंने एक पहलू मैंने बताया, एक पहलू आपको अपने आप आ गया ना। अगर आपको उपयुक्त वाले याद हैं सभी, तो अब जो नहीं याद है वो कौन से होंगे? उद्देश्य वाले। उल्टा कह लेते हैं, आपको ये याद थे तो कौन से अगर आया तो कि पहचान लोगे आप कि इसके नहीं है, इसके हो सकते हैं, इसके। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर दोनों की ट्रिक बनाएंगे, दोनों को याद मेमोराइज करेंगे, दिक्कत बहुत होगी। एक काम करते हैं, एक ट्रिक सुना पहले मेरी। माना ये व्यक्ति मानते हैं गरीब आदमी है, मान लो, क्या फर्क पड़ता है याद करने में, कि गरीब आदमी, उसके पास एक हवाई जहाज है, उस हवाई जहाज का नाम है हवाई पटल। सभी ऐसे गरीब बने, ठीक है, खैर कहानी की बात है, आप इसको माइंड में बिल्कुल न लें। गरीब आदमी हवाई जहाज, एक बात कर रहे हैं, एक गरीब आदमी है, इसके पास एक हवाई जहाज, उसका नाम है हवाई पटल, ध्यान रखना। उसके एक दोस्त है दिक्क सूचक। तो गरीब आदमी जिसके पास जहाज है हवाई पटल, वो दिक्क सूचक का थोड़ी लाइट में फोटो खींच रहा है। कैसी लाइट में? थोड़ी लाइट में। और क्या खींच रहा है? फोटो। कहाँ में बैठ के खींच रहा है? हवाई पटल में। कौन खींच रहा है? गरीब आदमी। किसका खींच रहा है? दिक्क सूचक का। ध्यान रखना पूरी बात। गरीब आदमी हवाई पटल में बैठकर दिक्क सूचक का थोड़ी लाइट में फोटो खींचा, और फोटो आ गया प्रिज्म के आकार का। कैसा आ गया? अब बताइए, मुझे ये बताइए, कोशिश करें भूलने की। मैंने बोला कैसा आदमी, आप गरीब आदमी। किसका फोटो खींचा? अरे भैया कार का तो नहीं खींचा, दिक्क सूचक खींचा। भूल भी जाएंगे तो ध्यान आ जाएगा आपको। क्या खींचा? अरे फोटो खींचा। कैसी लाइट थी? थोड़ी लाइट में खींचा। किस आकार का आ गया था? प्रिज्म के आकार का आ गया था। किस में बैठकर खींचा? हवाई पटल में। आप भूलने की कोशिश भी करेंगे फिर भी नहीं भूल पाएंगे, गारंटी है। हो गया हमारा काम। देखिएगा, जहां गरीब बोल रहे थे वो जरीफ था। देखना, जरीफ, हवाई पटल, दिक्सूचक, थोड़ी लाइट माने थियोडोलाइट। चलता इतना ना, थियोडोलाइट। फोटो खींचा। कैसा आया फोटो? प्रिज्म के आकार का। क्या रहा इसमें? अब हमारे जो कहानी में पात्र थे वो उपयोग वाले पद थे, उपयोग थे हमारे लिए। और जो कहानी में पात्र नहीं थे वो कैसे थे? उद्देश्य के आधार पे। अब मैंने बोला इन 4 में से कौन सा उद्देश्य के आधार पे है? मैंने बोला जरीब, हवाई पटल, इंजीनियरिंग। तो मन में आ रहा है जरीब, हवाई पटल तो फोटो वाली जो कहानी वाली बात है, जो इंजीनियरिंग हमारे कहानी में नहीं है। तो क्या आ गया? उद्देश्य के आधार पे। ये कौन सा उपयुक्त के आधार पे है? इंजीनियरिंग, खनिज, भूगर्भ या फोटो? अरे फोटो कहानी वाला है तो फोटो उपयुक्तता के आधार पे है। इसका मतलब है अब आप कम से कम समय में, कम से कम टाइम में, बिना माइंड में जोर दिए, पहले आपको दिक्कत आ रही थी इसमें था किसमें था, अब वो लिंक बनाने से वो टेंशन ही खत्म। अरे गरीब आदमी हवाई पटल में बैठकर अपने दोस्त दिक्सूचक का फोटो खींचा। किसी लाइट में? थोड़ी लाइट में। किस आकार का?
प्रिज्म के आकार का। और बच्चे जितने भी नाम वो किसमें है, उद्देश्य। जब 3-4 बार पढ़ेंगे तो ये भी याद हो जाएंगे, हालांकि याद नहीं करना आपको। खनिज, मिलिट्री, भूगर्भ, पुरातत्विक, इंजीनियरिंग आदि, ये सब कौन से टाइप के हैं, उद्देश्य के आधार पे। जो किस आधार पे हैं, उपयोगिता पे। और जो किस आधार पे हैं, उद्देश्य के। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार, टाइप ऑफ सर्विंग। और जो क्या पढ़ रहे थे, डिवीजन ऑफ सर्विंग। डिवीजन 2 थे, जो प्रकार में बहुत हमने पढ़े। लेकिन हम अब समझ से आ रही है हम क्यों पढ़ रहे हैं भैया हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पूरे अब कहानी चलेगी, पूरा लेक्चर चलेगा इस पे। हमारे एग्रीकल्चर में, फिर सुने, एग्रीकल्चर में दूरी मापने का सर्वोत्तम तरीका है जरीब, और जरीब को कहते हैं चैन। तो भैया एग्रीकल्चर में, कृषि में एकमात्र तरीका, शुद्धतम दूरी मापने का तरीका कृषि में क्या है, जरीब द्वारा। ऑप्शन जरीब नहीं मिल रहा तो किस द्वारा, चैन। मैंने इसलिए बताना चाहा, अगर मैं सीधा जरीब पढ़ाता तो आपके मन में डाउट रहता जरीब कहाँ से आया। तो भैया जरीब क्या है और जरीब किसके आधार पर है, जरीब को क्या बोलते हैं। तो कृषि में दूरी मापने का सर्वोत्तम तरीका जरीब है, इसे हम चैन सर्विंग भी कहते हैं। तो आने वाली क्लास क्या चलेगी मालूम है, जरीब क्या है, किसे कहते हैं, जरीब से दूरी किस प्रकार मापी जाती है, जरीब कितने प्रकार की होती है, और जरीब के साथ साथ क्या क्या ले जाने वाली अन्य सामग्रियां होती हैं। और अगर जरीब से दूरी मापेंगे तो उस दौरान कौन सी त्रुटि हो सकती हैं और त्रुटि को कैसे सुधारा जाएगा। माने जितनी कहानी जब होगी, अब पूरी कहानी कहाँ चलेगी, केवल जरीब पर। ठीक है, तो ये लेक्चर पहला है सर्विंग का, हम 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट अगर आपको फिर भी हो तो सिंपल से या तो आप यूट्यूब पे कमेंट करें, अगर वहाँ नहीं कर पाते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे नंबर जो है मेरा 8889593108, वहाँ पे सर्च करें। उसके अलावा कई ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा आप सीधे बात कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप डरे नहीं बिल्कुल, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छा लगी तो भैया और मित्रों को शेयर भी करें। ये कृषि का सबसे बड़ा चैनल होने वाला है इन फ्यूचर में। ठीक है, और मैं हूँ आपका सत्येंद्र सिंह। जब तक के लिए आप याद करें, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सर्विंग के साथ। थैंक यू।